बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूरेप्टिक्स की नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे, यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि इससे एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्य द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन थे, उपजाऊ ज़मीन और नदी में पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को अंजाम देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांधों और नहरों द्वारा नया रास्ता दिया और उन नहरों ने दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियर की सबसे पहली सफलताओं में से एक माना जाता है। लहलहाती फसलें इसी सिंचाई की तकनीकी का परिणाम थीं, जिसे उस समय तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसे राजाओं ने राज नहीं किया जिन्होंने युद्ध और लूट का पराजय नहीं दिया। युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुए जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते थे। बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा नहीं पैदा किए जिन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सकें। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद ये शहर खंडहर बन गया। अभी इस शहर का स्थान एशिया में सुएज़ नहर से 600 मील दूर पूरब में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। एरिज़ोना के यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। इसकी जलवायु भी इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखी है। यूरेप्टिक्स की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ ज़मीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत से सामना करती किसी तरह जिंदा रहती हैं। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीज़ों के लंबे कारवां विलुप्त हो गए। अरबों के खानबदेश सस्ते ही यहाँ बचे हैं। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। इस घाटी पर कई पहाड़ियाँ हैं। शताब्दियों तक वे यात्रियों द्वारा कुछ और नहीं माने जाते थे। बर्तनों के टुकड़ों और वर्षा भरी आंधियों के कारण पुरातत्व इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालयों द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुदाई की और देखा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिली चीज़ों से साबित हो गया कि ये पहाड़ियाँ प्राचीन शहर में हैं। आप इन्हें शहरों की कब्र कह सकते हैं। बेबीलोन इनमें से एक था। इस पर 20 शताब्दियों तक हवाओं ने रेगिस्तान की धूल बरसाई थी। ईंटों से बनी इसकी दीवारें टूट गई थीं और वापस धरती में समा गई थीं। महान शहर बेबीलोन आज इस हालत में है, बस धूल का एक ढेर है जो इतने समय से सुनसान है कि कोई भी जिंदा इंसान तब तक इसका नाम नहीं जानता था जब तक शताब्दियों तक मलबा में छुपी हुई इसकी सड़कों और मंदिरों और शहरों को वापस नहीं खोजा गया। कई विज्ञानों का मानना है कि इस घाटी में बेबीलोन और अन्य शहरों की सभ्यता दर्ज इतिहास में सबसे पुरानी है। कई दिनांक 8000 साल से पहले तक जाते हैं। जिन चीज़ों से इन तिथियों का निर्धारण किया जाता है
वे भी एक रोचक तथ्य हैं। बेबीलोन के खंडहरों में एक सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। आधुनिक खगोल वैज्ञानिकों ने उस समय को मापा जब ऐसा सूर्य ग्रहण बेबीलोन में देखा था और उस समय के कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर में संबंध स्थापित किया। इस तरह है सिद्ध हुआ कि 8000 साल पहले बेबीलोनिया में रहने वाले सुमेरवासियों ने दीवारों वाले शहरों में अपना निवास बनाया था। उनके निवासी दीवारों में रहने वाले असभ्य लोग नहीं थे, वे शिक्षित और संबुद्ध लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है तो वे पहले इंजीनियर, पहले खगोल विज्ञानी, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा वाले पहले लोग थे। इन सिंचाई के साधनों का जिक्र पहले ही हो चुका है जिन्होंने इस बंजर धरती को कृषि का स्वर्ग बनाया है। उन नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि अब वे बालू से भर चुके हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि इन्हें पानी से खाली रखा जाए तो दर्जन भर घोड़े इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार के मामलों में वे कोलोराडो और उथह की सबसे बड़ी नहरों से कम नहीं हैं। घाटी की ज़मीन और सींचने के अलावा बेबीलोनियन इंजीनियर ने इतना ही बड़ा एक और काम किया। उन्होंने नलियों का एक बड़ा तंत्र तैयार किया जिसने यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के मुहाने पर ज़मीन के एक बड़े हिस्से को भी सिंचाई के अंतर्गत डाल दिया। हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार और यात्री थे, ने बेबीलोन की यात्रा की और वे एकमात्र बाहर के वासी हैं जिन्होंने इसका विवरण दिया है। उनके लेखनों से शहर का विस्तृत विवरण और उनकी अनोखी परंपराओं की जानकारी मिलती है। वे ज़मीन की उपजाऊ प्रकृति और उसमें होने वाले गेहूँ और जौ की लहलहाती फसलों का भी जिक्र करते हैं। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड के एहसानमंद हैं। उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से वे चीज़ लिखती थी। पूरा होने पर उन्हें आग में पकाया गया और वे मजबूत टाइल बन गए। आकार में वे 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था, उस समय उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियाँ, कविता, राजज्ञ के संवाद, धरती के नियम, संपत्ति के नाम, प्रोमिसरी नोट्स और दूर शहरों में भेजे जाने वाले संदेश भी लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलेटों से हमें उस समय के लोगों के बारे में अंतरंग और निजी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए एक साधारण दुकानदार के एक टैबलेट से पता चलता है कि किस तारीख को एक ग्राहक ने एक गाय खरीदी और बदले में गेहूं के 7 बोरे दिए, जिनमें 3 को उसी समय दे दिया गया और बाकी 4 ग्राहक की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इन बर्बाद शहरों में पुरातत्वविदों ने इन टैबलेट की पूरी लाइब्रेरी पाई है, जिनमें ऐसे लाखों टैबलेट पड़े थे। बेबीलोन की सबसे अनोखी चीज़ों में से एक है विशाल दीवारें जो शहर को घेरती हैं। प्राचीन काल के लोगों ने उन्हें पिरामिडों के साथ जोड़ते हुए दुनिया के 7 आश्चर्यों की श्रेणी में रखा। रानी सेमीरामिस को शहर के प्रारंभिक इतिहास में पहली दीवार बनाने का श्रेय मिलता है। वर्तमान खुदाई करने वालों को असली दीवारों का कोई निशान नहीं मिलता, उनकी ऊंचाई का भी पता नहीं चलता। शुरुआती लेखकों के अनुसार ऐसा लगता है कि वे 50 से 8 फीट ऊंचे थे। उनके बाहरी तरफ जली हुई ईंटें थीं और अंदर की तरफ पानी की मोटी नालियाँ थीं। बाद की ज़्यादा प्रसिद्ध दीवारें ईसा मसीह के 600 साल पहले राजा नेबोपोलसर्स ने बनवानी शुरू की। उसने इतने बड़े स्तर पर काम शुरू करवाया कि वह उसे पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। यह काम उसके बेटे नेबूकदनेस्सर ने पूरा कराया, जिसका नाम बाइबल के इतिहास में मिलता है। इस दीवारों की ऊंचाई और लंबाई विश्वास के परे है। विश्वासजनक स्रोतों से पता चलता है कि वे 107 फीट ऊंची थी।
जो एक आधुनिक 15 तला मकान की ऊंचाई के बराबर है। उनकी पूरी लंबाई 911 मील थी। ये अपने शीर्ष पर इतनी चौड़ी थी कि इस पर 6 घोड़ों वाला रथ दौड़ाया जा सकता है। आज इस विशाल बनावट का सिर्फ आधार और नलियाँ बचे हैं। इन खंडरों के बाद जो बचा था उसकी कसर अरबों ने ईंटों का कहीं और इस्तेमाल करके पूरी कर दी। बेबीलोन की दीवारों के चारों ओर उस समय के हर योद्धा की सेना युद्ध में विजय के बाद मार्च किया करती थी। कई राजाओं ने बेबीलोन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। इतिहासकार 10,000 घुड़सवारों, 25,000 रथों, 1,000 पैदल सिपाही के 1200 रेजिमेंट की बात करते हैं। युद्ध सामग्री को जुटाने और युद्ध के लिए ज़रूरी खाद्य सामग्री जुटाने में अक्सर 2 से 3 साल का समय लगता था। बेबीलोन का शहर एक आधुनिक शहर की तरह ही आयोजित किया गया था। वहाँ सड़कें और दुकानें थीं। फेरी वाले आवासीय जिलों द्वारा सामान बेचते थे। बड़े मंदिरों में पुजारी रहते थे। शहर के अंदर राजमहलों का आंतरिक स्थान था। इनकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची होती थीं। बेबीलोन के लोग कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएँ थीं मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम और धातु के हथियार और कृषि के औजार बनाना। उनके जोहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोगों की कब्रों से ऐसे कई आभूषण के नमूने मिले हैं जो दुनिया के बड़े संग्रहालयों में मौजूद हैं। बहुत पुराने समय में जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी या फिर नुकीले भालों और तीरों से शिकार या युद्ध कर रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भालों, कुल्हाड़ियों और तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर व्यापारी और पूंजीदाता थे। जहाँ तक हमें पता है, उन्होंने ही विनिमय के लिए आविष्कार मुद्रा, प्रोमिसरी नोट और संपत्ति के लिखित नामों का आविष्कार किया। ईसा के जन्म के 540 साल पहले तक बेबीलोन में कभी हमला करने वाली सेनाएं नहीं घुसीं। तब भी इसकी दीवारों को कोई नहीं जीत पाया। बेबीलोन के पतन की कहानी बड़ी अनोखी है। उस समय का सबसे बड़ा विजेता साइरस इस शहर को जीतना और इसकी दीवारों को भेदना चाहता था। बेबीलोन के राजा ने बोनीडस के सलाहकारों ने उसे साइरस से मिलने और शहर पर आक्रमण का इंतजार करने के बजाय हमला करने की सलाह दी। बेबीलोन की सेना की हार के बाद वह शहर से भाग गया। तब साइरस ने खुले दरवाजों में प्रवेश किया और बिना प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद शहर की ताकत और इज्जत धीरे धीरे घटती गई और अगले कुछ 100 साल बाद यह पूरी तरह वीरान हो गया और इसे हवाओं ने उसी रेगिस्तान में मिला दिया जहाँ इसकी गरिमामय शुरुआत हुई थी। बेबीलोन का पतन हो गया था या फिर कभी नहीं उठ पाया, लेकिन इसका सभ्यताओं पर बहुत उपकार है। समय की धाराओं ने मंदिर की दीवारों को धूल में मिला दिया, लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जिंदा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।